दोस्तों, फूड नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस एक्ट को हम लेंगे उसका नाम है मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। सबसे पहले हम इसके इंडेक्स पर गौर करेंगे। इस एक्ट में कुल 11 धाराएं हैं और एक शेड्यूल है। फर्स्ट सेक्शन, जैसा कि सभी कानूनों में होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। देन 2 एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, मीन्स एक्ट को 2 से हिंट बना सकते हैं, एक्ट को लागू कर दो। 3 परिभाषाओं को ये बताता है। 4 आपका पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूज़ल टू वर्क इन सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज, कपितय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, ये धारा 4 में है। देन आपको दिख रहा होगा धारा 5, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ इन एसेंशियल सर्विसेज, कुछ अत्यावश्यक सेवा में कपितय मीन्स कुछ क्रियाकलापों को प्रतिषेध करना, इस बारे में आप पढ़ेंगे। तो 5 के मैंने एक आपको देखा होगा, लोगों ने आया पंच होना है। पंच मीन्स पंच टू सर्टेन एक्टिविटीज़, मीन्स कुछ पंच मीन्स जैसे मुक्का मारते हैं हिसाब से, मीन्स उनको रोकना, प्रतिषेध करना। ठीक है। देन आपके पास आता है 6, कॉग्निजेंस ऑफ सूट्स प्रोसीडिंग्स बाय कोर्ट ऑफ डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। तो देखिए 6 एक तरह से कहा जाए उसका जुडिक्शन की बात करते हैं, है ना, कॉग्निजेंस को लेगा तो जुडिक्शन कह सकते हैं, प्रोसीडिंग्स। ठीक है, फिक्स इन कोर्ट ऑफ डीजे। तो 6 प्रोसीडिंग और जुडिक्शन कहाँ फिक्स है? डीजे के कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप किसी जो आदेश दिया जाएगा आपका धारा 4 के 1 में, उसकी वैलिडिटी को प्रश्नगत करने के संबंध में यह धारा है। आगे लिखा भी है मैंने, सेक्शन 5 के 7 बिंदुओं का उल्लंघन करने पर धारा 7 में सकती। तो धारा 5 में आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं, है ना, उनका उल्लंघन करने पर, अगर 7 पॉइंटों का उल्लंघन करने पर दंड की शक्ति का है धारा 7 में, तो 7 बिंदुओं पर, तो धारा 5 के उल्लंघन पर। ठीक है, तो 7 उल्लंघन करने पर पड़ेगी लात, इस तरह से खंड बना करके हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है अपना 8, पेनल्टीज फॉर इंसाइटमेंट, उकसावा करना, उद्दीप्त करना, या इंड्यूसमेंट और गिविंग एनी फाइनेंशियल एड, अगर आप आर्थिक तौर पे मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है, तो धारा 5 के उल्लंघन के लिए अगर आप सहयोग करते हैं तो उसके लिए भी आपका दंड की बात की गई है ना। तो आपका हो गया 8 में, ये हो गया। 9 में आपका कॉग्निजेंस किसका? अपराधों का। ठीक है, तो आप इसकी 9 में दिया जाएगा सारे। 10 आपका है ट्रायल ऑफ ऑफेंस, विचारण की बात कही गई है। और आखिरी में जो आपका धारा 11 है वह रिपील से संबंधित है। अब हम बैरेक्ट के अंदर चलते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए भी सही कॉमन है, तो हम चूँकि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक संधारण, ठीक है, तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम आपके सामने 1979 दिख रहा होगा। अब एक्ट नंबर 10 ऑफ 1979 मीन्स ये अपने 10वें नंबर का एक्ट है। किस वर्ष का? जिस वर्ष का आपका एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे एन एक्ट टू राइट, तो आपका इसका पर्पस क्या है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। दिमाग में एक वर्ड रखिएगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करना और उसका उल्लंघन होने पर उसको पेनलाइज करना, 2 उद्देश्य हैं। एसेंशियल सर्विस क्या है? जितनी भी लोक सेवाएं या समाज से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, भाई सभी सेवाएं क्या हैं? एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। तो उनको, जैसे आप घर में रह रहे हैं, बिजली का आना है, पानी आना है, कचरे वाले आना है, XYZ जो भी है, तो ये जो सेवाएं हैं आपको प्राप्त हो रही हैं इस समय, इनकी मेंटेनेंस को रखना, और यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसको दंडित करने का प्रावधान ये अधिनियम करता है। धारा 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, तो ये अधिनियम आप देख रहे होंगे, दिस एक्ट में भी कॉल्ड दी, ये एक्ट का नाम आपका पूरा दे दिया गया है, तो जैसा हर अधिनियम में होता है। दूसरा, ये पूरे मध्य प्रदेश से विस्तार करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का कानून है, मीन्स किसी क्षेत्र को यहाँ छूट नहीं दी गई है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होगा। और इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, मीन्स तत्काल रूप से प्रभावी होगा। तत्काल रूप से कैसे?
जैसे ही इस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं तो आपको हो जाएगा। तो आपको नीचे एक पॉइंट दिख रहा होगा, नंबर 1, रिसीव द एसेंट ऑफ गवर्नर, किस तारीख को हो रही है, 12 अप्रैल को। तो जैसे ही ये बिल अधिनियम में परिवर्तित हुआ, तत्काल रूप से लागू हो गया, तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट 12 अप्रैल, ठीक है। देन आपको दिख रहा होगा ये पब्लिकेशन कब हुआ है, तो आप जोड़ सकते हैं अगले 5 दिन बाद इसका पब्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 2, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये अधिनियम आखिर लागू कहाँ होगा इस बारे में, तो दिस एक्ट शैल अप्लाई टू साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव एंड मिनिस्ट्रियल पर्सनल कनेक्टेड विथ एसेंशियल। तो एक्ट के हमने शुरू में ही देख चुके हैं कि किस लिए है, एसेंशियल सर्विसेज इसके कोर में है। तो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए व्यक्तियों के संबंध में क्या कौन कौन से कार्यों के संबंध में, जो चाहे ऐसे कार्यों से एसेंशियल सर्विसेज में चाहे साइंटिफिक, चाहे टेक्निकल, चाहे एग्जीक्यूटिव, चाहे ऑपरेटिव, चाहे मिनिस्ट्रियल, किसी भी प्रकार का कार्य देखते हैं, बाहर संभालते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होगा। बाद में एक स्पष्टीकरण दिया गया है क्या कि निम्न व्यक्तियों को भी माना जाएगा कि वह एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट हैं। पहले लिखा है एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट, कोई व्यक्ति संविदा करता है, तो जो 2 संविदा करारी व्यक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, संविदात्मक एक तरह से क्या है, लाइबिलिटी के अंदर है, तो ये व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में काउंट होगा। दूसरा है पर्सन नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जरूरी नहीं है कि आप होल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी आपका हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी क्या माना जाएगा, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाएगा। तीसरा है पर्सन्स पेड आउट ऑफ कंटिजेंसीज, ठीक है, जिन लोगों को आकस्मिक व्यय मिलता है ना, या कहा जाए सरकारी खजाने से पैसा मिलता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो जो सेवा दे रहे हैं वह आपका क्या हुआ, आपका हुआ एसेंशियल सर्विसेज का व्यक्ति। चौथा दिख रहा होगा पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, कोई व्यक्ति है जिसको कोई कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है, और उसको उस कार्य को करने के लिए नियोजित किया गया है ना, पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको रखा गया है, तो पर्सन एम्प्लॉयड नियोजित हैं इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो संस्थाओं द्वारा जो कार्य स्थापना दी जाती है वह भी इस कैटेगरी में आएंगे। पांचवा है पर्सन्स गेटिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स इन व्हाटसोएवर, देखिएगा शुरू के 4 जो हैं वो एक्ट के साथ ही थे, आपको चौथा जो 5वां पॉइंट है यह रखना है कि 2013 के द्वारा इंसर्ट किया है, ये आपका प्रश्न एग्जाम का हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा है 2013 द्वारा जोड़ा गया, तो 4 ऊपर में से कोई 3 डाल दिए जाएंगे और 5वां आपका ये 4th पॉइंट बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे पर्सन्स गेटिंग मॉनेटरी बेनिफिट, क्या ले रहे हैं, धन संबंधी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वह किसी के नाम से भी हो, किसके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, राज्य सरकार से या राज्य सरकार की एजेंसी से, ठीक है। एंड प्लस ऐसा नहीं है कि केवल पैसा प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ वो क्या है, उनको डिस्चार्ज ड्यूटीज़ करने के लिए रिक्वायर्ड है, मीन्स उनको पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कोई पब्लिक बेनिफिट का काम करने का जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसा व्यक्ति, तो प्लस है याद रखिएगा, सरकार से पैसा ले रहा है और काम करने का उद्देश्य क्या है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड पब्लिक बेनिफिट के संबंधी कोई कर्तव्य का निष्पादन, ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए कहा गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है, इस एक्ट के लागू करने के प्रयोजन के लिए। तो ये आपकी धारा 2 हुई, ठीक है, हिंट सी बात हम बीच में भी कर लेंगे, लास्ट में भी करेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा 3 डेफिनेशंस इन विच अनलेस कंसिडर्ड बाई, तो परिभाषाएं 2 ही हैं मात्र, एक तो एसेंशियल सर्विस जो एक्ट के रिफ्यूज़ल में है, दूसरा है उसकी जिसके उल्लंघन पर आपको क्या होगा, दंड का है, रिफ्यूज़ल टू वर्क, काम करने से इनकार करना, है ना, तो 2 बात है, काम करने से इनकार करना और एक एसेंशियल वर्क। तो ए से तो आपका बनी जाता है अत्यावश्यक सेवा, ए से हिंदी में अगर जाएं आवश्यक या अत्यावश्यक सेवा, तो क्या है, आपको शेड्यूल देखना पड़ेगा, शेड्यूल में जो नाम बता दिए गए हैं वह ही क्या कहलाएंगे, एसेंशियल सर्विसेज कहलाएंगी। तो अभी इससे पहले जो हमने 2 में पढ़ा वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए व्यक्तियों को क्लियर किया गया, लेकिन आखिर एसेंशियल सर्विसेज है क्या, उसको क्लियर करने के लिए अगर परिभाषा का नंबर पूछा जाए तो धारा 3A लगाना है, ठीक है, लेकिन अगर वह कौन से कार्य हैं तो वो स्पेसिफाइड इन दी शेड्यूल, तो हम सबसे पहले शेड्यूल में चलेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सामने शेड्यूल लिखा होगा, सी सेक्शन 3A, मीन्स दोनों को रीड विथ करना है। अब आपको दिख रहा होगा ए और बी 2 विषय हैं,
ये क्या कहलाएंगे, एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में कहलाएंगे। एक तरह से उसकी परिभाषा है। तो क्या लगा गया, साइंटिफिक, वो जो शुरू में आपने पढ़ा था वर्ड सेक्शन 2 अप्लाई होने के लिए, साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव और मिनिस्ट्रियल वर्क कोई व्यक्ति करता है। क्या लिखा था वहाँ पर, किससे जुड़ा हुआ, एसेंशियल सर्विसेज से। पर एसेंशियल सर्विसेज क्या, ये नहीं बताया था। अब उनको बता दिया है नीचे 5 बिंदुओं में एक के अंदर कि ये सारे कहलाएंगे। पहला, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उत्पादन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम करता है। दूसरा, पब्लिक एंड स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट और वर्कशॉप, मीन्स आपके मोटर ट्रांसपोर्ट कौन से, चाहे राज्य हों चाहे लोग हों, यानी कुल मिला के, ठीक है। और आखिरी में वर्कशॉप से जुड़ा हुआ काम करता है। तीसरा है लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ काम करता है। चौथा लिखा है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मीन्स इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम करता है। और देन 5वां दिख रहा होगा, जैसे आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है, नोटिफाइड एरिया कर दिए जाते हैं कई बार सरकार के आदेशों से, या कोई स्पेशल एरिया डेवलपमेंट, ऐसे SEJ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो कुछ डेवलपमेंट एरिया अथॉरिटीज़ होती हैं, वो भी इस श्रेणी में आती हैं। क्या कि ये आपकी कहलाएंगी इसेंशियल सर्विसेज। और इनसे कोई व्यक्ति जो साइंटिफिकली, टेक्निकली, एग्जीक्यूटिवली, ऑपरेटिवली और मिनिस्ट्रियली जुड़ा हुआ है कार्य करने के लिए, तो वह व्यक्ति पर ये एक्ट लागू होगा कि वह उल्लंघन करता है तो वह दंडित होगा। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिख रहा होगा बी में दिख रहा होगा, पर्सनल अपॉइंटेड फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज। आप एक वर्ड पकड़ लीजिएगा, केवल ए में तो आपका तो अत्यावश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग, बी से विद्यार्थियों की परीक्षा लेने वाले, बी से क्या बनता है, विद्यार्थियों की। तो परीक्षा या तो यूनिवर्सिटी लेगी या कोई बोर्ड लेगा, पर बोर्ड के साथ वर्ड लिखा हुआ है सेकेंडरी, तो अब तो सेकेंडरी ही चल रहा है, ठीक है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो बोर्ड कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है या यूनिवर्सिटी कोई कराती है, तो ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति इन कार्यों में नियोजित होंगे, किसको, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, वो व्यक्ति भी क्या माने जाएंगे, एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े व्यक्ति, और वह कार्य क्या माना जाएगा, एसेंशियल सर्विसेज। थोड़ा सा स्पष्टीकरण और दिया है कि केवल कंडक्ट कराना मतलब ऐसा नहीं बोर्ड ने विज्ञापन निकाल दिया तो कंडक्ट कराना है। कंडक्ट कराने मतलब अंत तक उसकी परीक्षा की कॉपी चेक होने तक भी जो लोग जुड़े होंगे सब इसमें आएंगे। दी एक्सप्रेशन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स, आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन शब्द है, परीक्षाओं का संचालन शब्द है, उसमें क्या क्या है, इन्विजिलेशन, सुपरविजन, पेपर सेटिंग करना, उसका मॉडरेशन करना, पेपर की वैल्यूएशन और अदर एक्टिविटी। अदर मतलब बची हुई सारी एक्टिविटी आ गई, कौन सी, रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, जिसको बोर्ड अपनी अथॉरिटी से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए पूरा कराता है। कुल मिला के एग्जाम तैयार होने से एग्जाम रिजल्ट आने तक का पूरी प्रोसेस में जो भी व्यक्ति नियोजित हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में या किसी यूनिवर्सिटी में, वह भी क्या काम कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। तो ए से हो गया आपका अत्यावश्यक कार्य, उसमें कौन कौन हो गया, घर में आप 2-3 चीज़ें दिमाग में दिखाइए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट और वर्कशॉप हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो गया, और आपकी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या अन्य किसी रूप में नाम में काम करती हैं, वो सभी अत्यावश्यक सेवाएं आपको प्रदान करती हैं। तो वो अत्यावश्यक सेवा वही उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य हो गया अत्यावश्यक सेवा। बी में आपका है, या तो बी से बोर्ड भी बना सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, या बी से विद्यार्थियों की परीक्षा कराना शुरू से लेकर एंड तक, ये सारा किस कैटेगरी में आता है, एग्ज़ाम कराने की कैटेगरी में आता है। तो इससे नियोजित हर व्यक्ति है वह कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कहलाएगा। तो ये 3A शेड्यूल में आपको किस चीज़ की परिभाषा पढ़ी आपने, अत्यावश्यक सेवा। और हम पढ़ के रहे थे डेफिनेशन का नंबर कहाँ है, धारा 3 के ए में, और 3A क्या कहती है भैया, शेड्यूल पढ़ लो, शेड्यूल में लिखा है वही है। और 2 में क्या था, किन व्यक्तियों पे लागू होगी, तो वो एसेंशियल सर्विसेज पे नियोजित, पर एक्चुअली एसेंशियल सर्विसेज कहाँ डिफाइन है, 3A पता देती है, शेड्यूल में दिया गया। दूसरा है आपका बी, रिफ्यूजल टू वर्क, कार्य करने से इनकार करना, इन रिलेशन टू पर्सनल कंडक्टेड विथ एन एसेंशियल सर्विसेज मीन्स कमीशन ऑफ एनी एक्ट बाय विच पर्सन विच इज प्रोहिबिटेड। धारा 5 में किसी जिस कार्य को करने से प्रोहिबिट किया गया है। रिफ्यूजल टू वर्क मतलब क्या है, आपको 5 में कार्य बताए गए हैं, उनको नहीं करना है, अगर आप उनको करते हैं उल्लंघन, तो आपको धारा 7 में दंडित भी किया जाएगा। तो लिखा हुआ है इन रिलेशन टू पर्सनल कंडक्टेड विथ, किससे कंडक्टेड, किससे जुड़े हुए हैं, एसेंशियल सर्विस, ठीक है, मीन्स अर्थात कमीशन ऑफ एनी एक्ट, ऐसा किसी कार्य का किया जाना जो उस व्यक्ति को धारा 5 क्या करती है, प्रोहिबिट करती है। तो धारा 5 ने कहा है कि नहीं करना है,
तो धारा 5 जिन कार्य को करने से मना करती है, अगर आप करोगे तो मीन्स धारा 5 पर नहीं आएगी आँच, तो आप धारा 7 से आप में लात नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 5 में आँच आती है मीन्स आप उसका उल्लंघन करते हैं तो धारा 7 में आप दंडित होते हैं, 8 में भी आप दंडित होते हैं अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा धारा 4, पावर टू कमिट रिफ्यूजल टू वर्क इन सर्टेन सर्विसेज। अब देखिए ये शक्ति किसको है 4 के अंदर, 5 में तो प्रोविजन किया जा रहा है पर 4 कह रहा है कि कौन कर सकता है, तो अंडरलाइन करेंगे आप स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है, आधार क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट और इन दी पब्लिक ऑर्डर, या तो लोक व्यवस्था के हित में या लोक हित में, इनडायरेक्टली लोक हित में ही हुआ वो, लेकिन 2 शब्द याद रखने हैं, लोक हित और लोक व्यवस्था के हित में। तो अगर लगता है कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, मेंटेनेंस होने में दिक्कत आएगी, तो हो सकती है राज्य सरकार को, या लोकहित कोई भी आधार हो सकता है। क्या लगता है, एक्सपीडियंट और नेसेसरी टू डू सो, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन लगता है क्या, तो वह एक सामान्य आदेश से या विशेष आदेश से प्रोहिबिट कर सकती है क्या, रिफ्यूज टू वर्क सर्टेन सर्विसेज। ठीक है, और वह उस तारीख से लागू हो जाएगा जिस तारीख से आदेश है। तो 5 में तो अधिनियम में लिखा हुआ है कि ये कार्यों पर आपको रोक है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, रिफ्यूजल टू वर्क पे एक अलग से पावर अधिकार है, उसके लिए वह क्या करेगी, आदेश विशेष या सामान्य आदेश द्वारा किस आधार पे, लोकहित पर या लोक व्यवस्था के हित में ऐसा अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। ये पहला हो गया। अब दूसरा कहता है कि इन ऑर्डर टू अंडर सेक्शन, अगर जो 1 में आदेश दिया जा रहा है वह एक बार में 3 महीने से ज्यादा के लिए लागू नहीं होगा। इस पे स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में छपा छपाया प्रश्न है, ये आएगा ही आएगा। क्या कि धारा 4 के 1 में जो आदेश किया जा रहा है, अब जैसे झार के आप 4 के 1 में आप आदेश देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा धारा 9, देखिए धारा 9 कह रहा हूँ, धारा 10, ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या देख रहे हैं कि एक्ट ट्रायल कहाँ चलेगा, और एक आपको धारा 6 दिख रही होगी कि ये जो धारा 4 को प्रश्नगत करना है, धारा 4(1) में आदेश हो रहा है, क्या प्रोहिबिट किया जा रहा है किसी कार्य को, अगर इस 4 के 1 का उल्लंघन हो जाता, इसकी 4(1) को कोई प्रश्नगत करना चाहता है, चैलेंज करना चाहता है, तो कहाँ करेगा, डीजे की कोर्ट में, या रखना 6। ठीक है, अभी हम वापस आते हैं 4 पे। 4(1) के आदेश को कितने समय तक लागू रहेगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक बार में 3 महीने, लेकिन इसको अगर चैलेंज किया जाना है तो डीजे कोर्ट में किया जाएगा। ठीक है, संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाला, तो एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन, ठीक है, 3 महीने हो गया, बट परंतु लगा रखा है स्टेट गवर्नमेंट में क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ही आदेश कर रही थी पहले वाला, वो 3 महीने तक लागू रह सकता है, लेकिन क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ पीरियड नॉट, मीन्स अगली बार भी जब वो बढ़ाएगी तो नेक्स्ट बार भी 3 महीने ही बढ़ा सकती है। इफ इट इज सेटिस्फाइड, वही आधार होगा लोकहित में, तो लोकहित में ही क्या कार्य पहले हो रहा था, आदेश लगा दिया जा रहा था कि किसी पर्टिकुलर सर्टेन एक्ट को प्रोहिबिट किया था कि ये कार्य कोई इस क्षेत्र में एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन सरकार को तब भी समीचीन लग रहा था करना ऐसा लोकहित में, आगे भी लोकहित में उसे लगता है कि कंटिन्यू करना है, परंतु ध्यान रखना है एक बार में 3 महीने ही हो पाएगा, सरकार चाहे तो उसको पुनः 3 महीने बढ़ा सकती है, कितनी बार बढ़ा सकती है यह इस धारा में नहीं कहा गया है, मीन्स जब तक लोकहित में समीचीन लगेगा तब तक वह 3-3 महीने कर करके उसको बढ़ा सकती है। तीसरा है एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1, जो धारा 1 में आदेश राज्य सरकार कर रही है, वह कह रहे हैं शैल बी पब्लिश्ड इन अ मैनर, किस रूप में प्रकाशित होगा, एज द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर टू ब्रिंग द नोटिस, जैसा राज्य सरकार नोटिस कर करके क्लियर करेगी उसी रूप में होगा, तो उसके प्रारूप को राज्य सरकार तय करेगी, एक्ट इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं देता है। देखिए 4 से हम 5 में जाने से पहले एक बार छोटा सा रिवाइज करेंगे। एक्ट का जो नंबर है वह क्या है, 10, अत्यावश्यक अधिनियम जो आपका है संधारण सेवा अधिनियम, तो सेवा में क्या है 10, ठीक है, 10 नंबर याद रखना है, मीन्स जो भी 10 नंबरी लोग इस एक्ट के होते हैं उनको अब नहीं चलेगा, उस रूप में आप एक्ट नंबर 10 रख सकते हैं। अगर पूछा जाए उद्देश्य क्या है, तो एसेंशियल सर्विसेज चेन को मेंटेन करना और उसका उल्लंघन होने पर कोई करता है तो उसको पेनलाइज करना, ये उद्देश्य है। धारा 1 हर अधिनियम की तरह होता है, इसी एक्ट का नाम है, विस्तार ध्यान रखना है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, और प्रभावशाली कब से हो रहा है, जिस तारीख को ये तुरंत प्रवृत्त हो रहा है, तुरंत ही तत्काल रूप से हो रहा है, तो तत्काल रूप से
एक्ट अधिनियम कब बन रहा है? एक्ट बन रहा है राज्यपाल के हस्ताक्षर पे। तो राज्यपाल की सहमति किस तारीख को मिल रही है? 12 अप्रैल। तो तत्काल रूप से लागू हो गया और 5 दिन बाद इसका प्रकाशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका धारा 2 में ये कहा गया है कि एक्ट किस पर लागू होगा, ठीक है। तो टू whom दिस एक्ट इज अप्लाई, टू से टू whom दिस एक्ट इज अप्लाई, किन पर ये एक्ट लागू होगा? एक्ट को लागू कर दो, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो एक्ट को लागू कर दो, पर किन पर? तो ये तो हमें एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि एसेंशियल सर्विसेज है केंद्र में, पर एसेंशियल सर्विसेज जुड़े हुए व्यक्तियों पर ही लागू होगा, ठीक है। पर एसेंशियल सर्विस से जुड़े व्यक्तियों पर, कौन से व्यक्तियों पर? जो ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए साइंटिफिक काम कर रहे हैं, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, लगभग सारे कार्य उसमें काउंट कर दिए। और स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया है, और है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वह स्पष्टीकरण से आएगा कि जो व्यक्ति संविदाकारी दायित्व के अधीन है वो एक दूसरे के प्रति, तो वह व्यक्ति भी माना जाएगा कि एसेंशियल सर्विसेज है। आपने किसी ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी कार्य को करने का, जैसे मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति से घर को पुतवाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो अब वो पुतवाने का कार्य है वह एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संविदा के माध्यम से दायित्व उसके ऊपर आया है। दूसरा है टाइम एम्प्लॉयमेंट। टाइम मीन्स होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। जरूरी नहीं है आप किसी संविदा के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट में भी हैं तो भी यह माना जाएगा कि आप अत्यावश्यक कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका, जैसे आपका एडॉक बेसिस पर लोग रखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। तीसरा है पर्सन पेड आउट ऑफ कंटिजेंसी। सरकारी जो आपका आकस्मिक व्यय होता है निधि से, वो ऐसे भी कार्य किए जाने वाले व्यक्ति लोग भी किसमें माने जाएंगे? आपके सामाजिक कार्य कर रहे हैं इसलिए वो भी माने जाएंगे कि वह आपके एसेंशियल सर्विस से जुड़े व्यक्ति हैं। चौथा है पर्सन एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्ड याद रखना, चार्ज। कोई व्यक्ति नियोजित है, कौन सा? किसी कार्य को भारित किया गया है उसके ऊपर, उस पर क्या किया गया है? कार्य भारित, कि आपको ये देखिए, कई व्यक्ति होता है कि हो सकता है कि आप बाई पोस्ट उस कार्य को करने के लिए नहीं हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जनगणना होती है, तो जनगणना क्या है? जनता के लिए गणना हो रही है, पर करने वाला हो सकता है कि एक प्राध्यापक या अध्यापक स्कूल में टीचर हो सरकारी में, लेकिन वह कार्य उसको क्या किया गया है? पोलियो की दवाई पिलाने के लिए क्या किया गया है? मीन्स किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो अत्यावश्यक कार्य है उसके लिए क्या किया गया? चार्ज। वह व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? इस व्यक्ति, इससे ऐसे व्यक्ति पर भी एक्ट लागू होगा। पांचवा आपको याद रखना है, 2013 में जोड़ा गया है कि इसमें दो चीजें इकट्ठी हैं, एक बात अधूरी, अगर आंसर में ऑप्शन में और करके आ जाए और एक में एंड करके आए तो एंड वाला लगाना है। एंड मतलब दोनों चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि राज्य सरकार से किसी भी काम, नाम से, पद से वो काम कर रहा हो, लेकिन वह आर्थिक लाभ ले रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, प्लस मॉनेटरी बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन उसको ऐसी कर्तव्यों को निष्पादन का दायित्व दिया गया है, ड्यूटी दी गई है डिस्चार्ज करने के लिए, जो लोक हित स्वास्थ्य से जुड़ी हुई क्या है? लोक हित में है, ठीक है। फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ, लोक हित में है लेकिन किस चीज़ से जुड़ी हुई? लोक स्वास्थ्य से जुड़ी। तो ये आपका दूसरी धारा होती है। 3 में आते हैं, तो 3 में आपकी क्या है? 3 डेफिनेशन की ट्री दी गई, इसके अंदर परिभाषा दी गई है। तो आपको याद रखना कि 3 धारा में 2 परिभाषाएं, ए और बी। ए से अत्यावश्यक सेवा जो अनुसूची में दी गई है, ठीक है, और बी से आपका काम ना करना, रिफ्यूजल टू वर्क, ठीक है, काम करने से इनकार करना, ठीक है। बी से कह सकते हैं बड़ा आया है काम कराने वाला, मतलब एक लाइन बना सकते हैं, मीन्स काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये आपका है रिफ्यूजल टू वर्क। तो पहला देखेंगे ए को धारा 3 को जो है ए को है शेड्यूल के साथ पढ़ना है। तो कहा जा रहा है कौन कौन से लोग कार्य एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आएंगे? साइंटिफिक, टेक्निकल, एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, मिनिस्ट्रियल, ये सारे कार्य जो 5 शुरू में थे। पर ये कौन से कार्य? इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वर्कशॉप से जुड़ा हुआ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, और आपकी जो लोकल बॉडीज होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अदर अथॉरिटीज़, उनको जो कार्य करना होता है वह एसेंशियल कैटेगरी में आएगा। दूसरा बी से है आपका विद्यार्थियों की परीक्षा। तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो आपकी परीक्षा लेता है वह आता है। और रखना, परीक्षा में सारे कंडक्ट आएंगे, स्टार्टिंग पेपर बनाने से, विज्ञापन देने से लेकर के, वैकेंसी निकालने से लेकर के, या वैकेंसी बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में एग्जाम की तब वो नोटिफिकेशन निकालना, वैकेंसी गलत वर्ड हो गया, नोटिफिकेशन निकालने की तारीख से, जिस तारीख को आपने डेट निकाला एग्जाम का और उसका रिजल्ट आने तक के पूरे कार्यों को निष्पादन करने वाले कार्य कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कैटेगरी में आएंगे और अत्यावश्यक कार्य के सेवा के रूप में ये गिने जाएंगे। रिफ्यूजल टू वर्क ये है कि धारा 5 एसेंशियल सर्विस कौन सी थी? शेड्यूल। रिफ्यूजल टू वर्क क्या है आपका? धारा 5 में मना किया गया है कुछ कार्यों को करने से,
और वही उल्लंघन आप करते हैं तो धारा 7 में दंड होंगे। तो उनको करने से कोई व्यक्ति रिफ्यूजल टू वर्क आ गया है, मना करता है, तो ये रिफ्यूजल टू वर्क में, ठीक है। ये आपका बी हो गया। 4 क्या था, पावर टू प्रोहिबिट रिफ्यूजल। तो 4(1) में आदेश होता है, क्यों, कौन करता है, राज्य सरकार करती है कुछ कार्य को प्रोहिबिट करना, रिफ्यूजल टू वर्क को, ठीक है, प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है। और धारा 4 में एक बात ये आपने देखी, तो 4(1) में आदेश कर रहा है, आधार क्या होगा, लोकहित या लोक व्यवस्था के हित में, ठीक है, सामान्य या जनरल आदेश से कर सकती है। किस तारीख से लागू होगा, जो आदेश में होगी। क्लॉज 2 कहता है कितने समय तक रहेगा, एक बार में 3 महीने। क्या सरकार बढ़ा सकती है, तो हाँ, लोकहित को में कोई आधार है, उस आधार पे अगले 3 महीने बढ़ा सकती है। कितनी बार, जितने बार लगता है। 3 में कहा गया है क्या क्या इसका फॉर्मेट होगा, किस मैनर में होगा, तो राज्य सरकार ने जो नोटिफाइड किया होगा उसी मैनर में वह ऑर्डर पब्लिश करेगी। पर 4(1) का उल्लंघन, 4(1) में जो आदेश हो रहा है उसको अगर चैलेंज करना है तो धारा 6 क्या कहती है, ये कहाँ किया जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में इसको वैलिडिटी को प्रश्नगत किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका इतना हो गया।